बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एज एजुकेशन जोन पे। बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, एकदम टॉप लेवल के नियम हैं, डेरिवेशन है और परिभाषाएं हैं, जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे जाएंगे। प्यारे बच्चों, करना क्या है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है। अब आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं जो हम आपके लिए आज लाए हैं। सबसे पहले बात करें तो आपका है कूलाम का नियम, यानी कूलाम का नियम क्या होता है, ये आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो अब आइए देखते हैं कूलाम के नियम को पूरा डेरिवेशन के साथ देखेंगे, यानी नियम भी तैयार करेंगे और साथ साथ इसका डेरिवेशन भी। कूलाम का नियम जो है सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स एंगस्ट्रॉन कूलाम ने एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे कूलाम का व्युत्क्रमानुपाती वाला नियम बल नियम कहते हैं। इसे आपको नहीं याद करना है, ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ जानकारी के लिए हमने बता दिया। 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स एंगस्ट्रॉन कूलाम ने एक नियम प्रतिपादित किया गया था, जिसे कूलाम का व्युत्क्रमानुपाती बल नियम कहते हैं। अब आपको तैयार कहाँ से करना है, यहाँ से। इसके अनुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों बिंदु आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती प्रतिकर्षण बल उन दोनों बिंदु आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम होता है। यानी कि अगर इस बल की आपकी बात करें, यानी कूलाम के नियम की बात करें, तो इसमें होता क्या है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, जिसे हम यफ कहें, तो ये जो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल होता है, ये दोनों आवेशों के गुण परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आइए देखते हैं इसको फिगर के हिसाब से पूरा सिद्ध करके कैसे ये बल का सूत्र निकलता है आपका। माना दो बिंदु आवेश Q1 Q2, यानी एक बिंदु आवेश यहाँ पर Q1 और एक बिंदु आवेश यहाँ पर आपका Q2 हो जाएगा। वह बीच की दूरी R है तथा इनके बीच की दूरी Q1 और Q2 की जो बीच की दूरी है वो आपकी कितनी है, R है। और लगने वाला बल यफ है और इनके बीच जो लगने वाला बल है वो यफ है। तो अब नियम के हिसाब से देखें तो जो आपका बल होता है, यानी आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, वो दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल के यानी कि अनुपाती होता है। तो आपका हो जाएगा यफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। अब आगे देखें दूसरे बेस पर, तो आपका हो जाएगा जो इनके बीच की दूरी होती है, यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी R के जो बल होता है क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये आपका हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को जब आपस में सम्मिलित करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। आपका इतना मिल जाएगा। जब इसको सम्मिलित करेंगे तो एफ इज इक्वल टू ए मान लेंगे आप, एक नियतांक है, आप नियतांक के रूप में मान लेंगे, तो एफ इज इक्वल टू ए Q1 Q2/r²। ये आपको समीकरण नंबर 3 कर देंगे आप इसको, यानी कि इसको आप समीकरण नंबर 3 कर देंगे। अब यहाँ जो ए आपका है वो है एक नियतांक है, जिसका माध्यम और मापन पद्धति पर निर्भर करता है एसआई पद्धति में। अब ए बराबर आप क्या मान लेंगे, 1/4πε0 इंटू के, यानी कि ए का मान जो है आप यहाँ रख देंगे 1/4πε0 इंटू के, या ए का मान आपका होता है जो 1/4πε0 इंटू के का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन × मीटर स्क्वायर अपान का कूलाम स्क्वायर। यानी ये जो मान होता है, इतना मान, ये आपका इसका होता है। ये जो मान है आपका 1/4πε0 के का, ये जो है डायरेक्टली आपका पेपर में पूछा जाता है कि इसमें आपका परावर्तक माध्यम में के का नहीं होता है, 1/4πε0 का बस मान होता है, ये 9 × 10⁹ न्यूटन × मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर। अब बात करें ε0 की, तो ε0 वायु या निर्वात में विद्युतशीलता होती है, यानी ε0 की बात करें सिर्फ, तो ये वायु या निर्वात में विद्युतशीलता होती है। और ε0 का सिर्फ मान देखें तो आपका 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। समीकरण 3 में जब हम ए का मान रखेंगे, यानी ए का मान जब समीकरण 3 में रखेंगे, यानी ए बराबर आपने क्या देखा था, 1/4πε0 के, समीकरण 3 में आपका मान रखेंगे तो यह बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के इंटू Q1 Q2/r²। और जो बल का आपका मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। यहाँ के क्या था, हमने पहले भी बताया था, एक परावैद्युतांक माध्यम है, और यदि के बराबर 1 हो जाएगा, यानी के बराबर 1 मान लेंगे, तो यह बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r², और यहाँ पर इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन। ये आपका जो है कूलाम के नियम से आपका जो सूत्र प्राप्त होता है अंत में सिद्ध करने के बाद, ये आपका मिलता है, यानी कि एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r², और इसका मात्रक आपका न्यूटन हो जाएगा।
ये हमने कूलाम का नियम देख लिया। अब आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है, इससे आप क्या समझते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी वैद्युत क्षेत्र में रखा कोई परीक्षण आवेश है, उस पर लगने वाला बल और वैद्युत जो परीक्षण आवेश होता है उन्हीं के अनुपात को आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे ई बराबर एफ बटा में क्यू नॉट, यहाँ पर एफ बल हो जाएगा आपका, ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा और क्यू नॉट आपका परीक्षण आवेश हो जाएगा। ई बराबर यदि एफ का मान हम रखेंगे यहाँ से, एफ बराबर आपको हमने बताया था, जैसे वहाँ से हमने एफ का मान निकाला था 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन का आर स्क्वायर। तो यदि एफ का मान हम यहाँ पर रख देते हैं तो ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 नॉट बटा में आर स्क्वायर अपॉन को Q1 नॉट आपका था ही, तो Q1 नॉट से आपका Q1 नॉट कट जाएगा, तब हमारा ई का जो मान है यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या प्राप्त होगा, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा में आर स्क्वायर। यानी ई यहाँ पर आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और इसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर होता है। यहाँ से बात करें तो आपका सूत्र निकल के आ जाएगा, एक तो ये एफ बटा में क्यू नॉट होता है ई बराबर, और एक निकल के आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। अब अगले प्रश्न की बात करें तो एक बिंदु आवेश के कारण किसी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी एक बिंदु आवेश के कारण किसी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माना क्यू आवेश एक के परावर्तनांक वाले माध्यम में स्थित है, यानी क्यू एक आवेश है और ये जो है के परावर्तनांक वाले माध्यम में स्थित है। इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है, यानी इससे जो है आर दूरी पर, यहाँ से आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है यहाँ पर, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी कि यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यदि एक परीक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु P पर रखा जाए, यानी एक परीक्षण आवेश Q नॉट जो है इसको बिंदु P पर रखा गया, यानी परीक्षण आवेश जो Q नॉट है उसको बिंदु P पर रखा गया है, को बिंदु P पर रखा जाए तो Q नॉट आवेश के कारण, यानी कि Q नॉट आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आपका हो जाएगा समीकरण 1 से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर हमने सूत्र निकाला था ऊपर एफ बटा में Q नॉट होता है, और हम जानते हैं कि एफ बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q नॉट बटे में आर स्क्वायर होता है। तो एफ का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 हमारा क्या था, ई बराबर एफ बटे में Q नॉट, तो जब एफ का मान आप समीकरण 1 में रखेंगे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q नॉट बटे में आर स्क्वायर बटे में Q नॉट, तो Q नॉट से Q नॉट आपका कट जाएगा, तो फिर ई बराबर हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे में आर स्क्वायर, यानी कि यही आपका जो है एक बिंदु आवेश के कारण आपका किसी, यानी कि एक परीक्षण आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो गॉस का नियम, यानी गॉस का नियम क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं। 2 नंबर में आपसे पूछता है गॉस का नियम, 5 नंबर में पूछेगा तो पूरा डेरिवेशन के साथ, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, यही आपका गॉस का नियम होता है। यानी किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यदि इसका फार्मूला की बात करें तो फाई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। फाई बराबर क्लोज इंटीग्रल ई इंटू डी ए बराबर Q बटा में एप्सिलॉन नॉट, यानी कि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है आपका इतने के बराबर होता है, यानी ई जो क्लोज इंटीग्रल में ई इंटू डी ए होता है, जहाँ ई एप्सिलॉन नॉट आपका जो होता है निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता होता है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, आप इससे क्या समझते हैं। यहाँ से आपके न्यूमेरिकल भी बनते हैं, तो आपको अगर सूत्र पता रहेगा तो न्यूमेरिकल आप अपने आप बना लेंगे। द्विध्रुव निकाय की रचना करने वाले आवेशों में से किसी एक आवेश या दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी द्विध्रुव निकाय की, यानी कि आपका द्विध्रुव निकाय की रचना करने वाले आवेश जो होते हैं में से किसी एक आवेश या दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी होती है, यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो 2l होती है, ये गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, यानी एक आवेश को हो जाएगा आप Q ले लीजिए, P बराबर Q इंटू 2l होता है, यानी कि दोनों के बीच की दूरी होती है वो 2l होती है, और दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश ले लीजिए, P बराबर Q इंटू 2l, यानी कि ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, यानी इसकी जो दिशा होती है वो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ये भी कभी कभी 1 नंबर के न्यूमेरिकल में पूछ लेता है। इसका मात्रक जो है कूलाम मीटर होता है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और किस स्थिति में, अच्छी स्थिति में। ये क्वेश्चन जो है आपका 5 नंबर में हमेशा पूछा जाता है लगभग। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, वो भी अच्छी स्थिति में।
तो आइए देखते हैं इसको पूरा डेरिवेशन के साथ कैसे आप ज्ञात कर सकते हैं। माना ए बी एक द्विध्रुव है, ये आपका ए बी हो जाएगा और ये एक द्विध्रुव है। यहाँ से यहाँ तक आपका ए बी एक द्विध्रुव है और के परावर्तनांक वाले माध्यम में स्थित है, यानी कि ये जो स्थित है आपका के परावर्तनांक वाले माध्यम में स्थित है। इसके मध्य बिंदु ओ से, यानी इसका जो मध्य बिंदु आपका हो जाएगा यहाँ पर ओ, यहाँ से आर दूरी पर, यानी कि इसके मध्य बिंदु ओ से अगर आप आर दूरी पर देखें तो कोई अच्छी स्थिति में कोई बिंदु पी है, यहाँ की इसकी मध्य बिंदु ओ से आर दूरी आप ले लेंगे यहाँ तक, और मध्य बिंदु यानी कि अच्छी स्थिति में इसके अक्ष पर ही अच्छी स्थिति में कोई बिंदु पी है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी कि इस बिंदु पी पर ही हमें जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र E1, यानी जो प्लस की आपका क्यू आवेश है, यानी जो ये प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण बिंदु पी पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा आपका E1 उसे ले लेंगे आप, यानी कि बाहर की तरफ जो जा रहा है E1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 K इंटू क्यू अपॉन का। अब दूरी आप देखिए, दूरी जो आपका हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक तो आर है आपका, यानी कि यहाँ से तक यहाँ तक पूरी आर है, और इतनी जो दूरी आपको इस प्लस आवेश के कारण ज्ञात करना है, यानी कि इस प्लस आवेश के कारण, तो यहाँ से इतनी दूरी ही सिर्फ हमें चाहिए। तो यहाँ से इतनी दूरी जो है इसे आर में से जब माइनस कर देंगे मध्य बिंदु से यहाँ तक की दूरी, तो आपका यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी। तो आप करेंगे कि आर माइनस यल कर देंगे, यानी कि आपका आधी दूरी इसकी यल होती है और आधी दूरी यल होती है, यानी दोनों मिला करके 2l होता है। तो जब आप इसे माइनस कर देंगे तो आर माइनस यल का स्क्वायर हो जाएगा और इसे समीकरण 1 मान लेंगे। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो E2 हो जाएगा। E2 बराबर 1/4πε0 इंटू के इंटू क्यू अपॉन का आर प्लस का एल स्क्वायर। अब इसकी दूरी देखिए, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है मध्य बिंदु से और बिंदु पी तक जो है आर है, और इतना और जुड़ जाएगा क्योंकि माइनस क्यू आवेश से कहा है, तो यहाँ इतना यल जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर आर प्लस यल का स्क्वायर इसलिए हो गया, इसलिए इसे समीकरण 1 और 2 मान लीजिए। चित्र से E1 व E2 विपरीत दिशाओं में है, अतः E1 U2 की परिणामी तीव्रता, यानी E1 जो U2 है वो विपरीत दिशा में, यानी E1 जो था आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि E1 जो है आपका इधर का है गया है और E2 जो है इधर की तरफ आया, तो ये जो दोनों हैं ये आपके विपरीत दिशा में है। तो अब E1 और E2 की जो परिणामी तीव्रता है वो E बराबर हो जाएगी E1 माइनस का E2, इसे समीकरण आप 3 मान लेंगे। और समीकरण 3 में जब आप समीकरण 1 और 2 का मान रखेंगे, यानी समीकरण 1 और 2 का मान रखने पर आपका ये प्राप्त हो जाएगा, यानी E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 K इंटू क्यूब अपॉन का आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस का 1/4πε0 K इंटू क्यू अपॉन का आर प्लस यल का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपका E1 का मान माइनस E2, यानी E बराबर का E1 माइनस का E2 आपका हो जाएगा। अब देखते हैं इसको आप कंबाइन करके किस प्रकार आपका सूत्र निकलता है। तो E बराबर आपका यहाँ दोनों में से आप देख सकते हैं कि Q हो जाएगा पहले कॉमन, तो यहाँ से आप Q कॉमन ले लेंगे दोनों में से बाहर। अब आपका 4πε0 K जो है 4πε0 भी दोनों में से कॉमन है, तो इसको भी कॉमन लेंगे। अब अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा यहाँ पर आपका बचेगा सिर्फ 1/r माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर आपका बचेगा r प्लस एल का होल स्क्वायर, यानी 1/r माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस यल का होल स्क्वायर। अभी यहाँ से बात करें तो जब इनका एलसीएम लेंगे तो E बराबर Q/4πε0 K हो जाएगा, और इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो आपका r माइनस यल का होल स्क्वायर हो जाएगा और r प्लस यल का होल स्क्वायर, इनका एलसीएम हो जाएगा। अगर यहाँ बात करें तो आपका r माइनस यल स्क्वायर से r माइनस यल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या r प्लस यल का होल स्क्वायर माइनस यहाँ r प्लस यल स्क्वायर से r प्लस यल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा r माइनस यल का होल स्क्वायर। अब नीचे इन्हें तोड़ते हैं तो E बराबर Q/4πε0 K ब्रैकेट में R, इसको जब तोड़ेंगे आप तो A प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले तोड़ देंगे तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB हो जाता है, यानी कि R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2RL हो जाएगा। और यहाँ माइनस आप इसको तोड़ेंगे तो A माइनस बी के फॉर्मूले तोड़ेंगे तो हो जाएगा R स्क्वायर, तो A माइनस बी का फार्मूला होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, तो R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर माइनस 2RL। तो अब बटे में r माइनस यल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस यल का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे देखते हैं इन्हें, तो नीचे जब E बराबर Q बटे में 4πε0 K हो जाएगा तो ये r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2RL हो जाएगा। और माइनस जब यहाँ से ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस का चिन्ह सबको बदल देगा, तो ये हो जाएगा माइनस r स्क्वायर प्लस था तो
ये प्लस है तो ये माइनस यल स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस 2RL हो जाएगा। और नीचे उसी प्रकार जैसे सेम था उसी प्रकार रहेगा। अब यहाँ पर देखें तो ये प्लस आर स्क्वायर, ये माइनस आर स्क्वायर से कट जाएंगे दोनों, और ये प्लस यल स्क्वायर और ये माइनस यल स्क्वायर ये दोनों आपस में कट जाएंगे, और बचेगा सिर्फ 2RL प्लस 2RL, यानी कि 4RL हो जाएगा आपका, बटे में आर माइनस यल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस यल का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से बात करें तो ई बराबर क्यू बटे में 4πε0 ब्रैकेट में 4RL बटे में आर का स्क्वायर। यहाँ पर अगर बात करें तो ये एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो इन दोनों को अगर आप स्क्वायर कर देते हैं तो आर का स्क्वायर माइनस यल का स्क्वायर बटे में होल स्क्वायर। जबकि हम देखते हैं कि यल जो है वो आर के मुकाबले बहुत ही कम दूरी है, यानी यल को जब नगण्य आप मान लेंगे, यानी कि यल जो है बहुत कम दूरी है आर के मुकाबले, तो यल को हम नगण्य मान लेते हैं। तो यहाँ से होगा क्या, ई बराबर क्यू बटे में 4πε0 इंटू के 4RL बटे में आर की पावर 4। तो यहाँ देखेंगे आप एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो मेन सूत्र है वो क्या बचेगा, ई बराबर क्यू बटे में 4πε0 के इंटू 4L/RQ। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर इतना, जैसा कि आप देख सकते हैं बराबर क्यू बटे में 4πε0 की 4L/RQ बचा, यानी कि अब इतना बचने के बाद जब देखेंगे आप तो ई बराबर 1 बटे में 4πε0 के इंटू 2 × 2QL लिख देंगे, इसको यहाँ से 2 अलग कर देंगे, और यहाँ पर Q को जब आप इधर लेते आएंगे तो 2 यहाँ पर बचेगा, एक 2 अलग कर देंगे तो और L बचेगा और QL हो जाएगा। तो P बराबर हमने आपको एक फार्मूला बताया था, P बराबर 2QL, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो यहाँ पर इसके जगह पर आप कर देंगे क्या, P हो जाएगा। तो आपका बचेगा क्या, E बराबर 1 बटे में 4πε0 के इंटू 2P/RQ। अब निर्वात के लिए जो K का मान होता है वो तो 1 होता है, यानी कि K बराबर 1 लिख देंगे निर्वात के लिए आप। तो E बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1 बटे में 4πε0 इंटू 2P/RQ, यानी यही हो जाएगा आपका अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, यानी यही आपको सिद्ध करके लाना रहता है।